हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फिजिकल फोर्स थियरी के बारे में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वाटर कंडक्शन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था दो थियरी के बारे में। पहला था आपका रूट प्रेशर थियरी, दूसरा था वाइटल फोर्स थियरी। जो ये दोनों थियरी थे वो नॉट एक्सेप्टेबल थे, यानी कि वो बहुत वो एक्सेप्ट नहीं किए गए थे, लेकिन आपके एग्ज़ाम में यानी कि आपके सिलेबस में दिया गया था, इसलिए हमको वो थियरी आपके साथ डिस्कस करनी पड़ी। आज हम लोग तीसरे थियरी पे आए हैं, जिसका नाम है फिजिकल फोर्स थियरी के बारे में। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे क्या आता है? फिजिकल फोर्स थियरी। फर्स्ट नंबर पर मैंने बताया था आपको रूट प्रेशर थियरी के बारे में, सेकेंड में बताया था आपको वाइटल फोर्स थियरी के बारे में, और ये थर्ड नंबर पे आता है आपका फिजिकल फोर्स थियरी। ठीक है, जो फिजिकल फोर्स थियरी है, इन लोगों का मानना है कि जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं जैसे इम्बेशन, कैपिलरी फोर्स, एटमॉस्फेरिक फोर्स, या आप कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में। जो चौथा होता है आपका ट्रांसपिरेशन पुल, यानी कि मेरे कहने का मतलब जो फिजिकल फोर्स थियरी दिए थे उनका मानना है कि जो फिजिकल फोर्स होता है, यानी कि ये फिजिकल फोर्स के द्वारा वाटर का कंडक्शन होता है। तो फिजिकल फोर्स में आपका आ जाता है इम्बेशन, कैपिलरी फोर्स थियरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ट्रांसक्रिप्शनल पुल कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर। तो ये चार चीज़ें इसमें होती है जो फिजिकल फोर्स के लिए वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि फिजिकल फोर्स के लिए ये जिम्मेदार होती है, वाटर कंडक्शन के लिए होती है। लेकिन बाद में ये जो आपके तीन थियरी थी, कौन सी थियरी? ये फिजिकल एम्बिशन थियरी, कैपिलरी थियरी और एटमॉस्फेयर थियरी, ये दोनों क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई, और केवल एक थियरी एक्सेप्टेबल हुई। कौन सी? ट्रांसक्रिप्शनल पुल कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर थियरी। कहने का मतलब मेरा क्या है, फिर से समझिए। जो फिजिकल फोर्स थियरी है, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया क्या? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, फिजिकल फोर्स थियरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर कंडक्शन। जो फिजिकल फोर्स थियरी होती है, ये वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें उन्होंने 4 थियरीज को दिया था। पहला था इम्बिशन थियरी, तीसरा कैपिलरी थियरी, और चौथा था एटमॉस्फेरिक थियरी। ये तीन थियरी इनकी डिस्कार्ड हो गई, रिजेक्ट हो गई, नॉट एक्सेप्ट हो गई, एक्सेप्ट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई प्रमाण नहीं था। इनके पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था जिसको ये प्रूफ कर पाए कि ये भी तीनों थियरी रिस्पॉन्सिबल होती है वाटर कंडक्शन के लिए। ठीक है, इसी कारण ये जो तीन थियरी थी इनकी डिस्कार्ड हो गई। बट उन्होंने एक थियरी और दी थी, जिसका नाम था ट्रांसक्रिप्शनल पुल कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर थियरी। ठीक है, तो ये इनका तीसरी थियरी थी, चौथे नंबर पर थियरी थी इनकी। तो ये इनकी थियरी ट्रांसक्रिप्शनल पुल थियरी। इस थियरी को सबसे पहले डिक्सन और जॉली ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? डिक्सन और जॉली ने। नाम था जॉली, काम है इनका असली एकदम। ठीक है, जॉली आप समझ रहे, जैसे फर्जी नोटें होती हैं, जॉली जाली आप समझ सकते हैं। तो नाम इनका जॉली था, लेकिन काम इन्होंने ओरिजिनल किया है। इसीलिए कहा जाता है कि दिस थियरी इज वाइडली एक्सेप्टेड। ये थियरी क्या है? बहुत वाइडली, यानी कि इसी थियरी पे ज़्यादातर वर्क किए जाते हैं। एंड प्रपोज्ड बाई डिक्सन एंड जॉली। ये थियरी बहुत ही एक्सेप्टेबल है, और इस थियरी को डिक्सन और जॉली ने प्रपोज किया था। दिस थियरी इन्वॉल्व फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इस थियरी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है। जैसे पहला आता है आपका ट्रांसक्रिप्शनल पुल। क्या होता है पहला आपका? ट्रांसक्रिप्शनल पुल। अब ट्रांसक्रिप्शनल पुल क्या है, पहले ये समझिए। ठीक है, देखिए, जो मैंने बताया कि जो फिजिकल थियरी है, इसमें एक है आपका ट्रांसक्रिप्शनल पुल। इसमें यानी कि जो आपका ये है पूरा, इसका नाम है ट्रांसक्रिप्शनल कोहेसिव फोर्स ऑफ
वाटर थियरी। तो इसमें 3 चीज़ें हैं आपको पढ़नी। पहला आपको ट्रांसक्रिप्शनल पुल के बारे में पढ़ना होगा, देन आपको पढ़ना होगा कोहेसिव फोर्स के बारे में और एडहेसिव फोर्स के बारे में। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है इस यानी कि इस फिजिकल फोर्स थियरी में। तो ये ट्रांसक्रिप्शनल पुल अब क्या कहता है पहले उसको समझिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। आप जानते हैं कि जो ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन इज ए नेचुरल फिनोमेना एंड नेसेसरी इविल। कहने का मतलब जो ट्रांसपीरेशन होता है वो नेचुरली होता है। भाई लीफ में पत्ती हो रही है, लीफ में पत्ती है, वहाँ से वाटर लॉस हो रहा है, नेचुरली हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, और वो नेसेसरी भी है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी था और आपको हम पढ़ा चुके हैं कि जो वाटर लॉस होता है वो आवश्यक है। प्लांट में जो वाटर लॉस हो रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में वो आवश्यक है। जैसे आपके हमारे पास क्या है, एक्सेट्री मटेरियल को निकालने के लिए क्या है, किडनी है, और स्वेग होती है यानी कि स्वीट्स होती हैं यानी कि जो पसीने के रूप में निकल जाती हैं। तो एक्सेट्री मटेरियल निकालने के लिए हमारे पास किडनी होती है। टेम्परेचर को मेंटेन करता है हमारा बॉडी किसके द्वारा, किडनी के द्वारा, हार्ट के द्वारा, लीवर के द्वारा, इन सारी चीज़ों के द्वारा क्या होती है, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। और प्लांट में ये कोई यानी कि किडनी वगैरह नहीं होती है। इसके लिए क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। और आपको पता है कि जो ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन वो 3 प्रकार से होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रांसपीरेशन किसके द्वारा होता है, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन के द्वारा सबसे ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होता है। ठीक है, ये आपको पता था, मैंने आपको प्रीवियस क्लास से बताया था। और जो ट्रांसपीरेशन होता है उसमें वाटर लॉस होता है। क्या होता है, वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के रूप में। वाटर वेपर के रूप में वाटर लॉस होता है। लगभग प्लांट का 80 to 90% वाटर लॉस हो जाता है ट्रांसपीरेशन के द्वारा। कहने का मतलब अगर प्लांट 100 ml वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है उसका केवल 1 से 2% यूज कर पाता है, और बाकी के जो 98 to 99% वाटर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट कर जाते हैं, ट्रांसपीरेशन के द्वारा इवोपरेट कर जाते हैं, और केवल 1 से 2% वाटर प्लांट यूज कर पाता है। ठीक है, यानी कि वाटर का लॉस हो जाता है। तो जो स्टोमेटा होता है, ठीक है, वो ठीक टू वाटर लॉस हो रहा है स्टोमेटा से, तो आप कह सकते हैं कि वाटर लॉस अकर्स फ्रॉम द स्टोमेटल पोर। अब ये कहाँ होते हैं स्टोमेटल पोर, ये वाटर को लॉस करते हैं। ये क्या करते हैं, वाटर को लॉस करते हैं स्टोमेटल पोर की तरह। और ये कहाँ होता है, जो स्टोमेटल पोर होते हैं वो मीसोफिल सेल्स में होते हैं। मीसोफिल सेल्स में होता है आपका स्टोमेटल पोर। ठीक है, यानी कि जब आप प्लांट की एनाटॉमी देखेंगे, प्लांट के लीफ की एनाटॉमी, ठीक है, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में उसकी एनाटॉमी भी दिखाई थी, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा इसकी एनाटॉमी दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ पे इसकी एनाटॉमी होगी, कहाँ पे गई, ऊपर होगा शायद। ठीक है, ये है उसकी एनाटॉमी लीफ की। जब आप लीफ को देखेंगे उसकी एनाटॉमी, तो लीफ में सबसे ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस होती है, ये आपको मैंने बताया था, और नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस होती है। ठीक है, अब उन दोनों के बीच में क्या होता है, टिश्यू होता है। इन दोनों के बीच में टिश्यू होता है, सेल्स होता है, जिसको कहते हैं हम लोग मीसोफिल सेल्स। इसमें क्या होते हैं, पूरे मीसोफिल सेल्स होती है, यानी कि लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस के बीच में। जिसमें जो अपर एपिडर्मिस होता है उसमें पॉलीसेड पैरेन्काइमा होता है, जो कि लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या होता है, लोअर एपिडर्मिस में स्पंजी पैरेन्काइमा होता है। तो मैंने क्या बताया, ये लीफ की एनाटॉमी है। लीफ में सबसे बाहर अपर एपिडर्मिस, और ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस और नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, मीसोफिल सेल्स होती हैं। ऊपर की तरफ लंबे लंबे
पॉलीसेट पैरेन्काइमा होता है, और नीचे की तरफ ओवल शेप का, यानी कि ओवल इन शेप का क्या होता है, स्पंजी पैरेन्काइमा होता है। ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि वाटर लॉस कहाँ से होता है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा होगा। तो मतलब यहाँ से, यानी कि जो स्टोमेटल पोर होगा, यहाँ से वाटर का लॉस होगा। यानी कि जो लोअर एपिडर्मिस होगा, यहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटल पोर होते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा में। और एक बात, अपर साइड में, ऊपर साइड में जो अपर एपिडर्मिस होता है, वहाँ पे कोई स्टोमेटल पोर नहीं पाया जाता है। लोअर साइड में, लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, स्टोमेटल पोर होते हैं। इस स्टोमेटल पोर के द्वारा क्या होता है, वाटर लॉस होता है। किसके द्वारा होगा, ट्रांसपीरेशन के द्वारा। मतलब यहाँ अब वाटर लॉस कैसे होगा वो समझिए। अब ये स्टोमेटल पोर है, यहाँ पे क्या है, पॉलीसेट पैरेन्काइमा, सॉरी स्पंजी पैरेन्काइमा सेल्स है। अब इसमें वाटर आएगा, अब यहाँ से वाटर है तो यहाँ से वाटर लॉस हो गया वाटर वेपर के फॉर्म में। जब यहाँ पे वाटर लॉस हुआ, इसकी डीपीडी क्या हो गई, हाई हो गई। क्या हो गई, डीपीडी हाई हो गई। अब होगा क्या, और जो ये डीपीडी है, इसको मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, डीपीडी क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी प्रीवियस क्लास में। तो डीपीडी क्या हो गई, इसकी हाई हो गई, यानी कि डीपीडी बढ़ गई। और अगर यहाँ पे डीपीडी बढ़ गई तो होगा क्या, यहाँ पे डीपीडी बढ़ गई यानी कि वाटर लॉस हो गया। ठीक है, वाटर लॉस हुआ, डीपीडी बढ़ गई। अब इस वाटर लॉस हुआ, ये वाटर की कमी को, यहाँ पे वाटर चला गया, अब इस वाटर की कमी को पूरा करने के लिए वाटर कहाँ से आएगा, इस सेल से आएगा, इस सेल से, इस सेल से इस सेल में वाटर आएगा, इस सेल से वाटर आएगा, तब इसमें क्या हो गया, वाटर ये हो गया। फिर अब यहाँ पे वाटर आ गया, अब इस सेल में वाटर कम हो गया, तो इस सेल से इसमें आया तो यहाँ पे वाटर कम हो गया, तो फिर कहाँ से आएगा, ये सेल से, इस सेल से यहाँ पे वाटर आ जाएगा। तो ऐसे ही तो यह सिलसिला चलता रहेगा। कहने का मतलब वाटर कहाँ से मूव करेगा, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, हाई डीपीडी से लो डीपीडी, यानी कि यहाँ पे वाटर कम है तो इसकी डीपीडी क्या, हाई। ठीक है, तो कहाँ से होगा, हाई जो डीपीडी है वहाँ से लो डीपीडी की तरफ ये बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके मोटी मोटी बात ये हो गई कि जिस सेल में वाटर कम होगा, यानी कि इस सेल में वाटर कम है तो उसकी डीपीडी क्या है, हाई है। हाई होगी तो जो लोअर डीपीडी होगा उससे वाटर हाई डीपीडी में जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वाटर कम हो गया है। ठीक है, अब जब यहाँ पर वाटर कम हो गया है तो इसकी डीपीडी क्या हो गई, हाई हो गई। यहाँ पे वाटर कम, डीपीडी हाई हो गई, और डीपीडी हाई हो गई तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए ऊपर से वाटर आएगा, यहाँ से ऊपर से, यानी कि यहाँ से वाटर नीचे की तरफ आएगा। और फिर क्या होगा, अब यहाँ पे वाटर आ गया, अब इस यहाँ पे वाटर की कमी हो गई। ठीक है, यहाँ से वाटर आया तो यहाँ पे वाटर की कमी हो गई, अब यहाँ पे वाटर कमी हो गई तो वाटर यहाँ से आएगा। तो जितने भी सेल्स होंगे, यानी कि इसके ऊपर की तरफ, वहाँ से ऐसे ऐसे वाटर आते रहेंगे। एक टाइम आएगा कि कहाँ तक पहुँच जाएगा, ये मिडरिप तक पहुँच जाएगा। मिडरिप यानी कि इसके बीच में पहुँच जाएगा। और मिडरिप में क्या होता है आपको पता है, जो मिडरिप तक पहुँच गया तो मिडरिप में क्या होगा, वाटर कंडक्शन टिश्यू होगा, यानी कि जाइलम होगा। और क्या होता है, फ्लोएम होता है। तो क्या करता है, वाटर कंडक्शन का काम कौन करता है, जाइलम करता है। तो जाइलम तक वो वाटर का जो ये लोअर डीपीडी टू हाई डीपीडी का जो मैकेनिज्म चला, ये मिड तक पहुंच जाएगा। ठीक, अब जब ये यहाँ तक पहुंच गया, जाइलम तक पहुंच गया, अब यहाँ से क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट होगा, वो कहाँ पहुंच जाएगा, रूट तक पहुंच जाएगा। तो फिर वाटर कहाँ से आने लगेगा, रूट तक, रूट से वाटर आने लगेगा। तो ये होती है ट्रांसक्रिप्शन पुल के, यानी कि उसके पूरे मैकेनिज्म के बारे में। आगे समझते हैं। अब मैंने बताया, अब ये कहाँ हो गया, ये जाइलम है, जाइलम से होते हुए कहाँ तक पहुँच जाएगा, रूट तक, यानी कि अब ये रूट के जाइलम में पहुँच जाएगा। इस जाइलम से होते हुए, लीफ के जाइलम से होते हुए कहाँ जाएगा, रूट जाइलम तक, स्टेम तक, स्टेम से रूट तक। अब आपको पता है रूट के जाइलम के बाद क्या आ जाता है, वहाँ से रूट हेयर। ठीक है, यानी कि अगर हम इस पर और डिटेल्स समझना चाहें, अब ये क्या, लीफ है, लीफ से ऐसे क्या निकली होगी, स्टेम होगी। अब इस स्टेम के नीचे क्या होगा, रूट सिस्टम होगा। क्या होगा, रूट होगा। तो सपोज करिए यहाँ पे क्या है, ऐसे रूट है, ये क्या है, यहाँ पे रूट है,
और इस रूट के नीचे क्या होगा, सॉइल होगा। भाई रूट है तो सॉइल में होगा रूट। अब इस रूट में क्या होती है, इस सॉइल में क्या होती है, कैपिलरी वाटर होती है। क्या होती है, कैपिलरी वाटर होती है। और आपको पता है जो प्लांट होता है वो कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था, जो डीपीडी होता है, डीपीडी का दूसरा नाम क्या होता है, सक्शन, यानी कि एसपी हम लोग बोलते हैं, सक्शन प्रेशर होता है। ठीक है, तो डीपीडी का दूसरा नाम क्या होता है, सक्शन प्रेशर होता है। तो जैसे आप लोग हैंडपंप और समरसेबल देखते हैं, ठीक है, सपोज करिए क्या है आपका हैंडपंप है, ठीक है, ये है हैंडपंप है। तो हैंडपंप पे नीचे की तरफ क्या होती है, पाइप होती है, और यहाँ से पानी क्या होता है, निकलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हैंडल लगी होती है। अब इस हैंडल को प्रेस करते हैं तो वाटर क्या होता है, इससे निकलता है। ठीक है, यानी कि हम लोग इस पर फोर्स लगाते हैं, एक बल लगाते हैं, तब पानी क्या होती है, नीचे से आती है ऊपर की तरफ। ठीक, तो क्या होगा, हैंडपंप के द्वारा जो पानी होगा वो क्या होगा, ऊपर से आ जाएगा, नीचे से यहाँ पे हम लोग हैंडपंप यानी कि हैंडल के द्वारा निकालेंगे और ये यहाँ पे वाटर निकलेगा। और उसी प्रकार आप लोग देखते हैं कि सबमर्सिबल होता है, उसमें नीचे की तरफ पानी पाइप होती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा क्या होता है, वाटर बाहर की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे नीचे से वाटर निकलता है तो एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, या फिर हम लोग हैंडपम्प के द्वारा निकालते हैं तो वहाँ पे हम लोग बल लगा के हैंडपम्प के द्वारा वाटर को निकालते हैं। ठीक है, तो वही सिस्टम यहाँ पे भी होता है, इस प्लांट में भी होता है, वही सिस्टम होता है। कैसे होता है उसको समझिए। बस इसमें फ़र्क क्या होता है, यहाँ पे डीपीडी का चक्कर होता है। क्या होता है, डीपीडी का, यानी कि डीपीडी का यहाँ पे सिस्टम पूरा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ठीक है, इसका यहाँ पे सिस्टम होता है। होता क्या है सिस्टम इसका, उसको समझिए। डीपीडी के सिस्टम का मतलब, अब ये समझिए कि क्या है, रूट है, यहाँ पे वाटर है। अब इसकी डीपीडी क्या है, लो है। अब ऊपर से वाटर का जो टेंशन एक क्रिएट हुआ था, यहाँ पे वाटर कम है, तो ये वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा ये रूट। यानी कि सपोज करिए ये क्या है, रूट है, फिर से समझिए ये रूट है। रूट में क्या होते हैं, रूट हेयर होती है, और यहाँ पर क्या होता है, वाटर होता है। अब इस रूट में डीपीडी वैल्यू क्या है, लो है। सॉरी, यहाँ पे क्या है, डीपीडी वैल्यू लो है, क्योंकि यहाँ पे वाटर है। और इस रूट हेयर में वाटर नहीं है, तो डीपीडी वैल्यू क्या है, हाई है। मैंने क्या कहा, सॉइल है, सॉइल में वाटर है, तो डीपीडी क्या है, इसकी लो है। और इस रूट हेयर में वाटर नहीं है, इसकी डीपीडी हाई है। तो वाटर क्या होगा, ये वाटर यहाँ से यहाँ तक किधर पड़ेगा, ये वाटर यहाँ, ये जो सॉइल में पड़ा वाटर है ये रूट में जाएगा, रूट हेयर के द्वारा। तो क्या हुआ, इसकी डीपीडी क्या थी, लो थी, और इसकी डीपीडी हाई थी, तो लोअर से हाई की तरफ बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि वाटर जो प्लांट होता है, लीफ होता है, ऊपर से वो डिमांड करता रहता है वाटर की। यहाँ से वाटर लॉस हो रहा है तो यहाँ पे वाटर कम हो रहा है, तो ये वाटर जो यहाँ से लॉस हो रहा है, यहाँ से कम होगा, तो एक सेल से दूसरे सेल से दूसरे सेल से तीसरे सेल तक, ऐसे रूट से स्टेम होते हुए, स्टेम से होते हुए रूट तक, रूट हेयर तक पहुँचेगा। अब रूट हेयर में वाटर कम हो गया तो ये क्या करेगा, सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को। जब सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका जो लॉस था यहाँ पे ये मेंटेन हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हाई डीपीडी से लो डीपीडी का यहाँ पे चक्कर चलता रहेगा। ठीक है, तो यानी कि एक एक सेल से वाटर निकलता रहेगा और उस सेल से दूसरे सेल से वाटर आता रहेगा। ठीक है, यानी कि 1 बाय 1 वाटर जाता रहेगा दूसरी तरफ सेल से बाहर, और एक करके एक सेल से यानी कि रूट के द्वारा उसमें वाटर आता रहेगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि रूट से क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है, यानी कि उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसप्रेशनल पूल हो रहा है। तो ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है, रूट प्रेशर के द्वारा। रूट प्रेशर के द्वारा ये सारी चीज़ें होती है। तो रूट प्रेशर के द्वारा वाटर कहाँ पहुँचा, लीफ तक पहुँचा, लीफ के मेसोफिल सेल्स तक, और वहाँ से स्टोमेटल पोर के द्वारा वाटर लॉस हो गया। अब जो ट्रांसपीरेशन हुआ, इसके कारण क्या हुआ, रूट के ऊपर एक टेंशन क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रूट से वाटर यानी कि जो रूट है, यानी कि रूट में रूट हेयर है, वहाँ से वाटर कहाँ तक पहुँच जाता है, आपके लीफ तक, और लीफ के स्टोमेटल पोर के द्वारा वो ट्रांसपीरेशन होता रहता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अगर वहीं कह दिया जाए कि अगर ट्रांसपीरेशन ना हो तब,
अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होता है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर यहाँ से वाटर न लॉस होता तो वाटर वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होता, रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब अगर थोड़े बहुत मात्रा में वाटर एब्जॉर्ब भी कर रहा है, अगर यहाँ से वाटर लॉस नहीं हो रहा है, फिर भी अगर प्लांट थोड़ा बहुत वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो गटेशन के फॉर्म में, वाटर ड्रॉप के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। गटेशन क्या होता है इसको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। तो वाटर के फॉर्म में वो वाटर क्या हो जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा, वहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा, सॉरी गटेशन के रूप में वाटर लॉस हो जाएगा। अब आइए जो ट्रांसप्रेशनल पूल था, ये इस फिगर को आप लोग मत ड्रा करिएगा, ये केवल समझाने के लिए मैंने बताया था। अब यहाँ पे आइए इस लैंग्वेज के माध्यम से ट्रांसक्रिप्शन पूल को समझ लेते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन पूल के बारे में। देखिए लिखा है व्हेन द वाटर लॉस, ठीक है, व्हेन द वाटर लॉसेस फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, then dPd of mesophyll cells becomes high. This mesophyll cells absorb or suck water from adjoining mesophyll cells. This adjoining mesophyll cells absorb water from the xylem vessel. Thus a tension or pull developed during transpiration process is known as transpirational pull. इसके कहने का मतलब यही है, जैसे अगर किसी सेल से वाटर लॉस हुआ ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ये लीफ में है, तो इस लीफ से क्या होगा, ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा हाई डीपीडी के तरह। अब इस वाटर से यहाँ से लॉस हुआ तो ये जो सेल है ये एडजॉइनिंग सेल है, इसकी पड़ोसी सेल है, तो वही बताया गया फ्रॉम द एडजॉइनिंग सेल फ्रॉम एडजॉइनिंग मेसोफिल सेल, एडजॉइनिंग यानी कि पड़ोसी सेल से वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि तो यहाँ पे ऐसे एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा, एक इस पर फोर्स लगने लगेगा जिसके कारण रूट से वाटर ऊपर जाने लगेगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल पुल। आगे समझते हैं। दिस पुल ट्रांसफर फ्रॉम पेटियोल स्टेम एंड फाइनली रीचेस टू द रूट। ये क्या होगा, अब ये लीफ है, ठीक है, ठीक ये समझिए, ये लीफ है। अब इस लीफ में क्या होगा, यहाँ पे पेटियोल होगा, पेटियोल के बाद यहाँ पे स्टेम लगा हुआ होगा। अब यानी कि कुछ ऐसे ही लीफ होता है, ऐसे है, यहाँ से क्या लीफ लगा है, ये पेटियोल हो गया, यहाँ से स्टेम है, तो ये रूट, ये पेटियोल से होते हुए स्टेम में पहुँचेगा, स्टेम से कहाँ पहुँचेगा, रूट तक। और रूट में क्या, रूट हेयर है, वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर कहाँ पे है, सॉइल में है। तो वही बात लगाया गया, दस ट्रांसक्रिप्शन पुल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर कंडक्शन ORR एसेंट ऑफ सेल, यानी कि ट्रांसक्रिप्शनल पुल ही वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये उन्होंने पहली बार में यानी कि पहले लाइन में, यानी कि पहले थियरी के पहले लाइन में ये चीज़ें बताई थी। दूसरा आता है कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर। कोहेसिव का मतलब क्या होता है, ससंजक, फोर्स का मतलब बल, ससंजक, और एक होता है एडहेसिव, ये नीचे है एडहेसिव, असंजक बल। ससंजक बल और असंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, ये क्या होता है पहले इसको समझिए। यानी कि कोहेसिव फोर्स का मतलब आप कह सकते हैं कि ससंजक बल, यानी कि म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स को मैंने बताया कि अगर सामान्य यानी कि हिंदी की लैंग्वेज बोले तो संजक बल बोलते हैं। अगर इसको हिंदी में इसकी डिफिनेशन समझे तो दो समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को, लगने वाले फोर्स को ससंजक बल कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, तो दो समान एक जैसे अणुओं के बीच, यानी कि दो समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में कोहेसिव फोर्स बोल देते हैं, ससंजक बल को। तो हुआ क्या था कि ये रूट था, अब इस रूट में यहाँ वाटर था, ठीक है, और यहाँ भी वाटर है, यहाँ पे वाटर कम हो गया
और इसके कारण इसमें फोर्स लगा, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है। अब इस वाटर के कारण इस वाटर पे फोर्स लगा और ये रूट वाटर पहुँच गया किसमें, रूट हेयर में। और रूट हेयर में पहुँचा तो रूट हेयर में वेसल के साथ होते हुए स्टेम में पहुँची, स्टेम के बाद होते हुए रूट में लीफ में पहुँचा, रूट लीफ से होते हुए पेटियोल में पहुँचा, और पेटियोल से कहाँ पहुँच गया, लीफ में, और लीफ में क्या है, स्टोमेटल पोर है। तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या हुआ, सॉइल से कहाँ पहुँचा, रूट हेयर में, रूट हेयर से कहाँ पहुँचा, रूट हेयर से पहुँचा आपके रूट में, रूट में होते हुए कहाँ हुआ, ये पहुँच गया स्टेम तक, स्टेम से लीफ, लीफ से मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल से होते हुए कहाँ पहुँच गए, स्टोमेटल पोर के साथ। तो क्या हुआ, कॉन्टिन्यूसली यहाँ से वाटर जा रहा है और ऊपर से वाटर निकल रहा है, यानी कि यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया और ये वाटर निकल रहा है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे भी वाटर था, रूट में भी वाटर था और रूट के बाहर भी वाटर था। तो एक जैसे फोर्स के साथ कोहेसिव फोर्स यहाँ पे लगा, यानी कि सहसंजक बल के द्वारा वाटर ऊपर से आगे की तरफ बढ़ा। तो वही लिखा गया है, द अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर सेल आर कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। तब दो एक जैसे मॉलिक्यूल के बीच में, सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन लगता है, फोर्स लगता है, उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। या फिर आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज, यानी कि यहाँ पे वाटर ही वाटर है, यानी कि दोनों तरफ वाटर ही वाटर है। तो दो समान, यानी कि वाटर वाटर के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्स। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन एंड फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। और ये क्या है, एब्जॉर्प्शन लगातार सॉइल से हो रहा है, रूट हेयर से हो रहा है, और लगातार वाटर क्या हो रहा है, डिस्पायरेट हो रहा है, एवोपरेट हो रहा है स्टोमेटल पोर के थ्रू। ठीक है। अब दूसरा आता है एडहेसिव फोर्स बिटवीन जाइलम वेसल एंड वाटर मॉलिक्यूल। एडहेसिव फोर्स का मतलब मैंने क्या बताया, एडहेसिव फोर्स का मतलब ये बताया, जब दो असमान अणुओं के बीच में लगने वाला बल, उसको हम लोग कहते हैं असंजक बल या एडहेसिव फोर्स। यानी कि दो असमान अणुओं के बीच में लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि असंजक बल। ठीक है। अब इसको समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ तक बात हो गई थी इस डायग्राम पे, यानी कि इस वाले पार्ट पे थी, जो कि तीसरा स्टेटमेंट था इन लोगों का। ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, अब आपको पता है। ठीक है। ये क्या है, सपोज करिए कि जाइलम है यहाँ पे, यानी किसके द्वारा वाटर जा रहा है। ठीक है। इस तरीके से समझिए कि ये क्या है, लीफ है, यहाँ पे समझिए ये क्या है, लीफ है, लीफ से यहाँ पे क्या लगा होगा, स्टेम लगा होगा। अब स्टेम को समझिए कि ये स्टेम में क्या है, समझ के स्टेम है। ठीक है। तो सेंटर में क्या होगा, जाइलम होगा। क्या होगा, सेंटर में जाइलम होगा, और इससे क्या होगा, इसकी एक कैविटी होगी, यानी कि ये नली के रूप में होगा। ठीक है। और उस नली के द्वारा क्या होगा, वाटर जा रहा है, लीफ तक पहुंचेगा। तो अब जाइलम वेसल है, ये जो जाइलम वेसल है, इसके दूसरे प्रकार से, यानी कि कह सकते हैं आप कि इसमें दूसरे प्रकार की गति हो रही है। इस जाइलम वेसल में ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है जाइलम, और इसमें जो इसकी कैविटी है, ये बाहर वाली कैविटी है, इसमें एक अलग प्रकार की गति हो रही है। यानी कि दो असमान, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल आगे जा रहा है और यहाँ पे एक दूसरा फोर्स लगा हुआ है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मैंने क्या बताया कि ये क्या है, आपका स्टेम है। ठीक है। ये पूरा स्टेम है, मैंने बताया आपको। इस स्टेम में क्या है, इस स्टेम में क्या है, मैंने बताया कि जाइलम है। ठीक है। ये इसको समझिए फिर से, इसमें क्या है, आपका जाइलम है, और इस जाइलम में क्या हो रहा है कि वाटर जा रहा है, वाटर जा रहा है, इसमें एक अलग प्रकार की गति हो रही है। वाटर एक अलग प्रकार की गति ही कर रही है, लेकिन जो ये जाइलम है, इसमें अलग प्रकार की गति हो रही है। यानी कि इसमें दो प्रकार की गति लग रही है। तो यानी कि जब दो प्रकार की गति जहाँ पे लगे, अब यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे ये वाटर का मॉलिक्यूल, तो दो असमान अणुओं के बीच, अब वाटर मॉलिक्यूल अलग है और यहाँ का फोर्स अलग है, तो दो असमान अणुओं के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग कहते हैं एडहेसिव फोर्स, या फिर आप कह सकते हैं कि असंजक बल। तो यानी कि दो असमान अणुओं के बीच में लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एडहेसिव फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो एडहेसिव फोर्स क्या कर रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल को, यानी कि उसके अगेंस्ट कह सकते हैं आपकी कि जो वाटर का मॉलिक्यूल जाइलम में है,
ठीक है, जाइलम से है, और जो उसके कॉन्टिन्यूसली जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बीच में क्या है, कोई एडहेसिव फोर्स लग रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एडहेसिव फोर्स। ठीक है, एडहेसिव फोर्स। तो किसके किसके बीच में लग रहा था, जाइलम वेसल के बीच में और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में, यानी कि ये जाइलम है, इसके बीच में ये वाटर जा रहा है, और उससे और जो जाइलम वेसल है उसके बीच में फोर्स लग रहा है। तो हुआ क्या, द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ जाइलम। ठीक है, वाटर ऑफ जाइलम वेसल इज नोन एज एडहेसिव फोर्स। द एडहेसिव फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनब्रोकन कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ जाइलम वेसल, यानी बिना रुके हुए वाटर आगे की तरफ मूव कर रहा है। देखिए यहाँ पे फोर्स भी लग रहा है, लेकिन वाटर रुक नहीं रहा है, लेकिन वही कह रहा है बिना रुके हुए वहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल आगे की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि अलग फोर्स यहाँ पे लग रही है। कहने का मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि ये स्टेम है और ये रूट है, और रूट में सॉइल है, सॉइल ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, यानी कि ये अपने तरफ वाटर को खींच रहा है, ये वाटर अपने तरफ खींच रहा है, लेकिन हुआ क्या, वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप कोई वस्तु फेंकते हैं तो वस्तु को जो आप ऊपर फेंकते हैं वो नीचे की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ऊपर वाटर चला जा रहा है, यानी कि ये भी एक फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो दो अणुओं के बीच जब दो असमान अणु, अब दो असमान अणु हो गए, तो उन दोनों के बीच में ये जो फोर्स लग रहा है इसको हम लोग कहते हैं एडहेसिव फोर्स। लेकिन ये किसके किसके बीच में लग रहा है, जाइलम वेसल के बीच में और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है। ठीक है, तो आइए अब एक बार इसके पूरे मैकेनिज्म के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म, यानी कि ये सपोज करिए ये देखिए ये लीफ का पार्ट है, लीफ की ये एनाटमी है, ये स्टेम है और ये रूट है। एक एक पार्ट को हम लोग समझते हैं। ये क्या पूरा आपका लीफ है। अगर इसकी हम इस तरीके से फिगर बना दें, इस तरीके से, तो आप कहेंगे हाँ ये अब लीफ दिखाई पड़ रहा है, ये ऐसे लीफ हो गया। अब उसकी ये एनाटमी आपको दिखाई जा रही है। ठीक है, एनाटमी है लीफ की, यानी कि ये लीफ की एनाटमी है। आप इसके एनाटमी को पढ़े भी होंगे, आपको पता है कि सबसे ऊपर क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, अपर एपिडर्मिस ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस होता है। ठीक है, तो इससे मैंने क्या होता है, लीफ के ऊपर अपर एपिडर्मिस और नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस होता है। ठीक है, जो मोस्टली सेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो लोअर एपिडर्मिस होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटल पोर होता है, नीचे की तरफ होता है। और क्या होते हैं इसमें, क्या होता है, क्यूटिकल की लेयर होती है, अपर साइड में भी और लोअर साइड में भी क्यूटिकल की लेयर होती है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूटिक्लोराइज्ड, यानी कि ऊपर की तरफ भी लेयर हो क्यूटिकल की और नीचे की तरफ भी क्यूटिकल की लेयर हो। तो यहाँ पे भी आप लोग क्यूटिकल के लेयर को बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब ऊपर दोनों तरफ क्या है, क्यूटिकल की लेयर है, और उसके बीच में क्या है, एक मिडरिफ है। आपको पता है मिडरिफ है। अब मिडरिफ है तो मिडरिफ में क्या है, वेसल्स हैं, जाइलम वेसल्स हैं, टिश्यू है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू है। और वेस्कुलर टिश्यू में क्या आता है आपका, जाइलम और फ्लोएम आ जाता है। ठीक है, तो अब जो जाइलम है, यानी कि जो आपका जाइलम वेसल है, उसके ऊपर क्या है, लंबे लंबे आपको पॉलीसेड पैरेन्काइमा दिख रहा है, और इस जाइलम के नीचे आपको ओवल शेप का स्पंजी पैरेन्काइमा दिख रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या है, पॉलीसेड पैरेन्काइमा, नीचे ओवल शेप का स्पंजी पैरेन्काइमा है। इसी स्पंजी पैरेन्काइमा को हम लोग मीसोफिल सेल्स कहते हैं, मीसोफिल सेल्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसी मीसोफिल सेल्स को हम लोग कहते हैं हिंदी में पर्ण मध्य ऊतक। क्या कहते हैं हम लोग, पर्ण मध्य ऊतक। कहने का मतलब पर्ण मतलब पत्ती, मध्य मतलब बीज, ऊतक मतलब टिश्यू।
जब पत्ती के मध्य के ऊपर भी और मध्य के नीचे भी, यानी कि ऊपर और नीचे की तरफ क्या हो, टिश्यूज़ हो, सेल्स हो, उसको हम लोग कहते हैं मेसोफिल सेल्स। ठीक है, यानी कि पत्ती के मध्य में और ऊपर नीचे दोनों की तरफ क्या हो, मेसोफिल सेल्स हो, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मेसोफिल सेल्स का नाम देते हैं, उसको हम लोग मेसोफिल्स कहते हैं। आगे समझिए। और इस सेल्स में क्या होती है, क्लोरोफिल होता है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, बना लीजिएगा, क्लोरोफिल होता है, ऊपर भी क्लोरोफिल होता है, नीचे भी क्लोरोफिल होता है। इस लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, स्टोमेटल पोर होता है। ठीक है, जहाँ से वाटर लॉस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर के फॉर्म रूप में वाटर का लॉस होता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा, वो भी किसके फॉर्म में होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में। ठीक है, तो होगा क्या, इस सेल से वाटर यहाँ आएगा और ये वाटर इवोपरेट कर जाएगा एटमॉस्फेयर में। जैसे ही ये सेल से वाटर इस स्टोमेटल पोर में आएगा, वाटर इवोपरेट कर जाएगा, इस सेल की जो डीपीडी वैल्यू है वो हाई हो जाएगी। वाटर लॉस हो गया, डीपीडी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। जब इसकी डीपीडी वैल्यू यानी कि लॉस हो गई, डीपीडी वैल्यू हाई हो गई, अब यहाँ पर वाटर की डीपीडी वैल्यू लो हो गई। ठीक है, अभी तक जब तक वाटर नहीं था तब तक, जब तक था तो लो था, अब वाटर चला गया, इसकी डीपीडी वैल्यू हाई हो गई। अब इसकी डीपीडी वैल्यू हाई हो गई, अब इस डीपीडी वैल्यू इसकी हाई से लो करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा इस वाले सेल में। अब इसकी डीपीडी वैल्यू क्या हो गई, लो हो जाएगी। अब इसकी डीपीडी वैल्यू लो हो गई, तब इसकी हाई हो गई। तो मूवमेंट हो रहा है वाटर का, कहाँ से हो रहा है, हायर डीपीडी टू लोअर डीपीडी, यानी कि हाई से लो की तरफ वाटर का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, आगे समझिए। अब यहीं पे अगर ढेर सारा सेल होगा, सपोज करिए ये बहुत सारे सेल है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से वाटर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो एक टाइम आएगा कि ये मिडरिप तक पहुँच जाएगा। अब आपको पता है कि मिडरिप में क्या होता है, जाइलम वेसल होते हैं जो वाटर कंडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, वाटर कंडक्शन का काम करते हैं, यानी कि पाथ ऑफ वाटर है, वाटर कंडक्शन का रास्ता है। ठीक है, अब मिडिल पोर्शन में क्या है, वाटर आएगा। अब इस मिडिल पोर्शन में वाटर है, अब यहाँ पे पता है आपको ये सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट है, अब वाटर यहाँ तक पहुँच जाएगा कोहेसिव फोर्स के द्वारा, यानी कि एक जैसा फोर्स लगेगा, अब वाटर यहाँ पे पहुँच जाएगा। क्यों पहुँचा, क्योंकि ये वाटर यहाँ से लॉस हुआ तो इस पर एक प्रेशर डेवलप हुआ जो कि इस पर पड़ा, ये प्रेशर इस पर दौड़ाएगा, तो ऐसे ऐसे मिडिल तक पहुँच, यानी कि एक टेंशन बन जाता है, एक प्रेशर बन जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या हुआ, एक टेंशन क्रिएट होगा और वाटर ऊपर से नीचे की तरफ चला जा रहा है। और इस खिंचाव कहाँ होगा, धीरे धीरे ये खिंचाव इस जाइलम तक पहुँचेगा, जाइलम से स्टेम तक, स्टेम से होते हुए ये कहाँ पहुँच जाएगा, रूट तक पहुँच जाएगा, यानी कि ये स्टेम है। ठीक, ये कहाँ गया, हाँ ये स्टेम हो गया और ये पहुँच जाएगा रूट तक। कहाँ चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। ठीक है, आगे समझिए। तो गया कहाँ से, लीफ से रूट की तरफ। यह एक टेंशन या कि एक खिंचाव के द्वारा हुआ जो लो डीपीडी से हाई डीपीडी के कारण रूट तक पहुँच गया। अब रूट लीफ से स्टेम तक रूट तक पहुँचा। अब रूट की बात कर लेते हैं। अब रूट तक पहुँच गया जब ये टेंशन सपोज करिए ये रूट तक पहुँच गया, तो आपको पता है रूट में क्या होता है, रूट हेयर होता है। अब यहाँ पे रूट हेयर है। ठीक है, रूट हेयर है और रूट हेयर कहाँ होता है, सॉइल में होता है। और सॉइल कहाँ में, सॉइल में क्या होता है, जो कि कैपिलरी वाटर होता है, कैपिलरी सॉइल होती है। मैंने क्या कहा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है रूट में, कहाँ पर होता है, सॉइल में। और सॉइल में क्या होता है, वाटर होता है। और वाटर कौन सा होता है, वहाँ पे कैपिलरी वाटर होता है जो कि प्लांट वही वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब होगा क्या, अब इस जो आपका यहाँ पे रूट यानी कि रूट हेयर है। ठीक है, अब ये जो रूट हेयर है ये कहाँ से एराइज होता है, एपिब्लेमा से। ठीक है, यानी कि यह जो रूट हेयर होता है वो कहाँ से एराइज होता है, एपिब्लेमा से।
ठीक है। और आप देख रहे हैं इस एपिब्लेमा में कोई क्यूटिकल लेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सॉइल से ये ऑलरेडी प्रोटेक्ट है। सॉइल यहाँ पे है, सॉइल से ये एपिब्लेमा प्रोटेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे कोई क्यूटिकल की लेयर नहीं होती है। यहाँ पे इन्वायरमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये सॉइल में है, मिट्टी में है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोटेक्ट है। इसको दोबारा से प्रोटेक्शन के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जो एपिब्लेमा होता है ये सिंगल लेयर होता है, ठीक है। क्या होता है ये जो एपिब्लेमा होता है वो क्या होता है, सिंगल लेयर होता है। आगे समझिए। इसके बाद क्या होगा, कार्टेक्स होगा जो मल्टी लेयर के होते हैं, ठीक है। और इसमें उसके बाद क्या होगा, एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर जाइलम, ठीक है। इसमें हाइपोडर्मिस नहीं होता है, ठीक है। परंतु क्या होता है, हाइपोडर्मिस यानी कि एपिब्लेमा के बाद कॉर्टेक्स आना चाहिए, लेकिन सॉरी एपिब्लेमा के बाद हाइपोडर्मिस आना चाहिए, हाइपोडर्मिस नहीं होता है। उसके अलावा यहाँ पे कॉर्टेक्स होगा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल होगा और जाइलम होगा, ठीक है। जो पेरिसाइकिल होगा इसमें जाइलम होगा। जाइलम में दो पार्ट होंगे, फ्लोएम और जो ये जाइलम हो गया, तो इसमें जाइलम भी होता है, फ्लोएम भी होता है। तो यहाँ पे आपको जाइलम पे फोकस करना है। तो जाइलम क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करता है। अब ये रूट है, रूट क्या करेगा, अब ये रूट सॉइल में वाटर पहुँचेगा, यहाँ से होते हुए एपिब्लेमा, एपिब्लेमा से कार्टेक्स, कार्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से होते हुए जाइलम में, जाइलम से होते हुए ये रूट का जाइलम है, और यहीं से स्टार्ट हो जाएगा किसका जाइलम, स्टेम का जाइलम, और स्टेम के जाइलम पे पहुंच जाएगा। और वाटर का डिमांड ऊपर से हो रहा है और यहाँ से वाटर जाएगा, वाटर का डिमांड नीचे से होता रहेगा और ये यहाँ से वाटर जाता जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से वाटर लॉस होता रहेगा और यहाँ से वाटर ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे मूव करता चला जाएगा। तो ये होता है एक मेन इसका जो फिर जो थियरी है वो यही बताती है। आगे समझते हैं, एक पॉइंट आता है यहाँ पे आपका समझने के लिए। डिक्सन और जॉर्डिन ने बताया कि जो ट्रांसपीरेशन होता है, कोहेसिव फोर्स होते हैं, एडहेसिव फोर्स होते हैं, ये तीनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वाटर कंडक्शन के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस रहा किसके बारे में, आपके फिजिकल फोर्स थियरी के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में समझेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि साल्ट एब्जॉर्प्शन के बारे में समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए अब होता क्या रहेगा, अब ये चीज़ें हमेशा होती रहेगी, यहाँ से वाटर ये एब्जॉर्ब करता रहेगा, ये रूट, और यहाँ से वाटर लॉस होता रहेगा, और यही प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी, ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।